चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। थंबनेल से तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हम एस.के. झा सर का आर.के. सिंह सर वाला बुक का प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक 25 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो एस.के. झा ब्रैकेट में आर.के. सिंह मैथ लिखा होगा, वो उस नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। थोड़ी सी तबीयत खराब है, कल हमने कोविड-19 का वैक्सीन लिया था तो रात में थोड़ा सा बदन दर्द और बुखार भी आ गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। इसलिए मैं सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूं तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होते रहूँगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को व्यूज़ देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा और ऐसे ही बैक टू बैक क्लास आज रहेगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 6 हो, यदि x माइनस वाई बराबर 6 हो तथा एक्स वाई बराबर 1 हो। एक्स वाई बराबर क्या हो, एक्स और वाई का जो मल्टीपल है वो क्या है, 1 हो। तो हमसे पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा, यही पूछा। अब देखिए हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो बस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई का मान कितना दिया है, तो 6 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको नहीं दिया गया है। ठीक है, और एक्स वाई का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको निकालने के लिए बोला जाए तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ये कैसे आ रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, वही होता है। अब देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर बराबर इसका मान निकालना है हमको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 2 और एक्स वाई का मान कितना है, तो ये 1 है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 36 2 38, यानी कि इसका मान क्या आ गया 38 प्लस एक्स वाई का मान 1 है तो 1। तो ये क्या हो जाएगा 6 गुना 39, यानी कि 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 36 18 5 23, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान कितना आ गया, 234 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 है। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो जाए। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। ठीक है, अगर हमको सम चाहिए, सभी संख्या का सम चाहिए तो हम क्या कहते हैं, औसत में नंबर से सभी संख्याओं से गुना कर देते हैं तो हमारा सभी संख्या आ जाएगा। अब देखिए अगर हम सम ऑफ 10वां पारी का देखें तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 32 यानी कि 320। ठीक है, अगर 11वां पारी में यानी कि अगली पारी में, यानी 10 पारी तो खेल चुका है, अगली पारी का सम देखें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 11 पारी देखें तो उसे 11वां पारी में कितना रन, 6 रन की वृद्धि करता है, जिससे 6 रन की वृद्धि हो जाए, यानी कि 32 था 38 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 38 हो जाना चाहिए। अब 38 को 38 से गुना करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 के 418, कितना आ गया 418। यानी कि अगला 11वीं पारी में उसे कितना रन बनाना पड़ेगा, तो 11वीं पारी में उसे बनाना पड़ेगा 418 माइनस 320, यानी कि 8 में से ये 8 के 8 हो गया, 11 में से 2 गया 9, यानी 11वीं पारी में उसे 98 रन बनाना पड़ेगा, तब जाके उसका औसत रन 6 रन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक व्यक्ति 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7.5% यानी कि 7 दूनी 14 एक 15/2% के रेट से 4,000 रुपया ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण तथा ब्याज के लिए रुपया 1500 का आंशिक पुनर्भुगतान करता है। इस तरह की 3 किस्तों के बाद बैंक को वो कितना अदा करेगा। 15/2% का मतलब क्या हो गया, 15/2 गुना 1/100 यानी कि 5 3 15, 5 से चल गया 20, यानी कि 20 दूनी 40 यानी 3/40 क्या हो गया, 15/2% का मतलब हो गया 3/40। ठीक है, अगर प्रिंसिपल को अगर हम 40 मान दें तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 43। बात को समझिएगा, प्रिंसिपल को अगर हम 40 माने तो अमाउंट हमारा क्या हो जाता है 43। तो ये टोटल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो अगर देखें तो कितना हो जाएगा 43/40। क्या होगा 43/40। अब देखिए 4,000 रुपया लेता है किस रेट पे, तो ये 43/4 के हिसाब से लेता है। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये चला जाएगा 100, यानी कि 4300 रुपया वो ऋण लेता है। 4300 रुपया ऋण लेता है। ठीक है, उसके बाद पहला किस्त में ये कितना जमा करता है, तो 1500 रुपया जमा करता है। ये पहला किस्त 4300 रुपया में ये पहला किस्त 1500 जमा करता है। तो 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, यानी कितना बच गया 2800 रुपया बच गया। अब इस 2800 रुपया पे भी 43/4 के हिसाब से रेट लगेगा, यानी कि 1 0 1 0 7 चौक 28 70, यानी कि 7 के 21 के 1 हाथ में 2, 1 0 पहले रहेगा, हाथ में 2 7 चौक 28 2 30, यानी कि ये कितना रुपया हो गया, फिर 3010 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि आपके ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब इस 3010 में से फिर ये 1500 रुपया ये कंपनी को जमा कर देता है, बैंक को जमा कर देता है। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1510 रुपया बचता है। अब ये 1 किस्त जमा किया, ये 2 किस्त जमा किए। ठीक है, अब फिर इसमें क्या लगेगा, 1510 पे 43/40 के हिसाब से इसको लगेगा। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब हमारे पास क्या आएगा, देखेंगे 43 को अगर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, दशमलव देंगे, सॉरी 4 दहा 40, दशमलव देंगे, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 10.75 चला जाएगा। 10.75 को 151 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.75 को 151 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, ये देखिए 1510, तो ये हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो ये 1510 हो गया। अब 151 को 75 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 एकम 5 2 7, 7 एकम 7, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 एकम 7 3 10, यानी कि 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 और 1, यानी कि अगर 2 दशमलव दे देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 113 रुपया 25 पैसा यहाँ से आएगा। तो 25 पैसा ये 3 1 1 2 5 1 6, यानी कि 1623 रुपया 25 पैसा इस पे होगा। अब फिर इसमें से 1500 रुपया अगला किस्त जब जमा कर देगा
तो इसका आ जाएगा 123 रुपया 25 पैसा क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो कितना अदा करेगा, फिर वो करेगा 123 रुपया 25 पैसा, फिर उसको अदा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 हो तो एक उभयनिष्ठ हो, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ x बराबर 1 मानते हैं, यहाँ भी x बराबर 1 मानते हैं। जब x का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी बराबर 0, यानी कि a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, -1 यहाँ से आ गया। यहाँ भी x बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 प्लस a बराबर 0, यानी कि a प्लस बी का मान भी कहाँ आ गया, -1 आ गया। यानी कि दोनों तरफ से क्या आ गया, a प्लस बी का मान -1 आ गया। a प्लस बी का क्या मान हो जाएगा, -1, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, 6 वर्ष में, यानी कि T1 6 वर्ष, N1 कितना हो गया, 2 गुना, N2 कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा, N2 कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा, तो T2 समय क्या लगे। देखिए इसके लिए हमने, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1 बराबर T1 बट्टा T2। N1 क्या होता है, पहला गुना गुनी, N2 होता है दूसरा गुना गुनी, यानी दूसरा में कितना गुना हो गया, तो N1 माइनस 1, N1 हमारा क्या है 2, तो 2 माइनस का 1, तीसरा में दूसरा गुना गुनी कह रहा है कि 4 गुना हो जाए, तो 4 माइनस 1, T1 पहला में क्या कह रहा है 6, दूसरा में कह रहा है T2 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा 3 बराबर 6 बट्टा T2, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 3, यानी कि 18 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि √5 √5 ये अनंत तक रहा तो क्या होगा। देखिए कभी भी इस तरह का आपको देखें, यानी कि ना हो प्लस ना माइनस, मल्टीपल इसको कहिए कि √a ये अगर अनंत तक रहे तो जो वैल्यू अंदर रहेगा, यानी ये जो इसका मान होगा, इसका मान ए ही होगा। क्या होगा, ए ही होगा, याद रख लीजिएगा। अगर कोई वैल्यू √a इंटू √a इंटू √8 ये अनंत तक रहे तो उसका मान जो अंदर रूट में दिया रहेगा वही होगा। यानी कि अगर अगर इसके अंदर ए मान है तो मान ए होगा, तो इसीलिए इसका अंदर √5 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 40% हानि पे बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना होगा। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लिया कि हमने पहला का क्रय मूल्य, यानी कि पहला का कॉस्ट प्राइस ₹100 है, दूसरा का कॉस्ट प्राइस ₹Y है। तो x पहला पे क्या होता है, इसे 40% का प्रॉफिट होता है तो 140/100। दूसरा पे क्या होता है, इसे 40% का हानि होता है तो y पे 40% का हानि होता है तो 60/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 2 3 6, 2 7 14, यानी x/y देखेंगे तो हो जाएगा 3/7। अब ये 10 रेशियो का वैल्यू 8,000 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। तो ये 3 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 8 तरीके 2400, ये 7 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 8 7 5600। यानी एक को तो दाम मिला 2400 रुपया,
दूसरे को मिला 5600 रुपया, तो 2400 और 5600 यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। एक ये तरीका है। दूसरा 40% का मतलब होता है कि 40/100 यानी कि 2/20 में 20 दूनी 40, 2/5। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें, अगर पहला पे प्रॉफिट होता है तो 5 रुपये के सामान पे 2 रुपया अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है तो आप उसको 7 रुपये में बेचिएगा। अगर 5 रुपये के वस्तु पे पहला में 2 रुपया का लॉस होता है तो आप 3 रुपये में बेचिएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 7 से गुना कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21। ठीक है। अब देखिए ये विक्रय मूल्य का वैल्यू जो है कितना हो गया, 7 × 3 = 21, 3 × 7 = 21, ये 15 यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 15 और 35 कितना हो गया 50। 50 का रेशियो, 50 का वैल्यू अगर 8000 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 160, तो 115 का में 160 से गुना कर दीजिए, 115 में 160 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 × 160, 16 × 5 = 80, यानी कि 8 से 14 के 4 हाथ में 1, यानी कि ये तो हो जाएगा 2400, ये 2400 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, यानी इसमें भी 160 से गुना कर देंगे। बात समझ में आया? तो आप इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से, आंसर आपका सेम आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में से 3 अंकों की विभिन्न कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि कोई अंक दोबारा ना हो, यानी कि 5 अंक है और 3 संख्या बनाना है, 3 अंकों का अंक बनाना है। 1 2, अब देखिए पहला में 5 संख्या है तो पाँचों में से कोई एक लेके आप बना सकते हैं। जब एक बार इसमें 5 डाल दिए तो वो दोबारा रिपीट नहीं कीजिएगा, तो फिर दूसरा में क्या डालिएगा, यानी कि 4 तरीका, फिर 4वां इसमें एक यूज कर लीजिएगा, तो फिर दोबारा उस तरीके का नहीं यूज कर सकते हैं, इसमें क्या कीजिएगा 3, यानी इस तरीके से कितने संख्या बनाया जा सकता है 3 × 4 = 12 × 5 = 60, यानी 60 तरीके से इस 3 अंकों की संख्या को बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक घड़ी खरीदने पर उसके विक्रय मूल्य पर 24% छूट प्राप्त करता है। यदि वो घड़ी के लिए 779 रुपये कीमत चुकाता है तो उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। अब मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 रुपया, अगर डिस्काउंट उस पर 24 रुपये दे दिया जाएगा तो वो कितना रुपया, मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, आपको 24 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो आपने उस वस्तु के लिए कितना दाम दिया, तो 76 रुपया दाम दिया, तो ये 76% का वैल्यू दिया है 779 रुपया, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 779/76, इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100% का हो जाएगा 779/76 गुना 100, क्या हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ आ गया, 76 गुना 100, यानी ये कट जाएगा आपका 10.25 में, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1025 रुपया उस वस्तु का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, यानी अंकित मूल्य होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं तो सही हालात में कितने हैं। 450 सेब में 30% अगर सड़ गए, टोटल 100 होते हैं, 30% सड़ गए तो कितने परसेंट बचे, यानी कि 70% बचे, तो 70/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचे हुए हालात में कितने हैं 7 × 5 = 35 के 5, हाथ में 3, 7 × 4 = 28, 3 31, यानी कि 315 सेब जो है वो सही हालात में है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 60 किलोमीटर दूरी वाले जगहों से ए और बी एक साथ आपस की ओर निकलते हैं और 6 घंटे बाद आपस में मिलते हैं। मान लीजिए एक ए है
और एक बी है। ये V1 चाल से आ रहा है, ये V2 चाल से आ रहा है, ठीक है। 60 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये 6 घंटा बाद मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का चाल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ये दूरी बट्टा समय यानी कि 60/6 यानी कि V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा कह रहा है कि यदि A अपने गति के 2/3 गति से चलता है, अगर A यानी V1 के चाल से 2/3 गति के चलता है और B अपने गति से दुगनी गति से चलता है, प्लस B जो है अपने दुगनी गति से चलता है, तो ये दूरी चलता है तो वो 5 घंटे में आपस में मिल जाते हैं। यानी कि 5 घंटा में मिलता है, दूरी कितना है तो समय कितना हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, यानी कि 60/5 यानी कि 12 के चाल हो जाएगा। अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए ये क्या हो गया, 2V1/3 प्लस 2V2 बराबर 12। अब ये नीचे 3 LCM हम ले लेंगे, इसको मिटा दें, 3 LCM ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा 2V1 प्लस ये हो जाएगा 6V2 बराबर 12, यानी कि 2V1 प्लस 6V2 बराबर हो गया 36। अगर हम यहाँ से V1 बराबर 10 माइनस V2 कर दें तो कैसा होगा, ठीक है। अगर V1 बराबर 10 माइनस V2 कर दें तो 2 गुना 10 माइनस ये क्या हो जाएगा V2 प्लस 6V2 बराबर 36। तो ये 10 दूना 20 माइनस का 2V2 प्लस 6V2 बराबर कितना हो गया 36। ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4V2 बराबर 16 हो जाएगा। 4V2 बराबर क्या हो जाएगा 16, तो V2 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 4। जब V2 का मान हमारे पास 4 आ जाएगा, V2 का मान यहाँ 4 आ जाएगा, तो V1 का मान क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6। हमसे क्या पूछा है, किसका गति पूछा है, A का, तो A का गति क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। एक जुआरी शर्त लगाता है कि यह पत्ता हुक्म का अथवा इक्का है, इसके प्रतिकूल संयोग योगानुपात क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं, और ये 52 पत्ते कितने डिवाइड में बटे होते हैं, तो 4 पार्ट में बटे होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में बटे होते हैं। एक तो चिड़ी होती है, एक तो ईंट होता है, एक हुक्म होता है और एक पान होता है, ठीक है। अब इन सब में 13-13 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 13-13, ठीक है। 13-13 में एक ए से लेके 10 तक क्या होते हैं, इक्का को 1 कहते हैं, फिर 2 3 4 5 ऐसे करके चलता है, फिर आपका जो भी ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल 52 पत्ते हैं, ठीक है। एक प्रतिकूल और दूसरा अनुकूल, बात को समझिएगा। टोटल 52 पत्ता है। अब देखिए हमसे कह रहा है इक्का, इक्का कितना हो जाएगा, तो हुक्म कितना होगा 13। हुक्म तो टोटल 13 होगा, लेकिन जब इक्का की बात की गई है तो इन सभी में इसको छोड़ के 1 2 3 इन सभी में भी तो इक्का होगा, तो इक्का होगा तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 52 माइनस 16 अनुकूल कितने होंगे, तो 16। 52 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 36 बराबर 16। 4 चौके 16, 4 9 36, यानी कि किस अनुपात में होंगे, तो 9:4 में होंगे। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है। अपने शुरुआत के बिंदुओं से 600 किलोमीटर दूर नियत स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहती है, ए से बी। टोटल डिस्टेंस इसका कितना है 600 किलोमीटर, और ये 100 किलोमीटर
प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। बात को समझिएगा, दूरी कितना है तो 600 किलोमीटर, चाल कितना है 100, यानी इसे कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा पहुंचने में। लेकिन एक इसके साथ नियम लगा दिया है कि हर 75 किलोमीटर पे ये 3 मिनट रुकेगी। अब देखिए 75 पे 3 मिनट रुकेगी, यानी टोटल दूरी कितना है, अगर देखें 600 किलोमीटर है, 75 पर 3 मिनट रुकती है, तो इसे कितना टाइम लगेगा, 25 या 75, 25 दूना 50, रुक जाइए 75 8 600, 600 को 75 से भाग देंगे तो ये 8 बार में चल जाएगा, यानी कि 8 स्टॉपेज में लास्ट तक चल जाएगी। लेकिन बात को समझिएगा, इससे एक माइनस ले लेते हैं। मान लीजिए एक बंदर वाला चाहे प्रश्न देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, एक बार 3 मिनट यहाँ रुकी, यानी कि 75 पे रुकी, 150, 225, 225 के बाद कितना आ जाएगा 300, 375, 375 के बाद 450, 450 के बाद 525 और ये आपका 600। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 बार ये रुकी और 8वां में तो पहुंच गई, तो ये 7 बार ही रुकेगी, यानी इससे एक कम, यानी कि 7 गुना 3 यानी कि 21, यानी कि 6 घंटा 21 मिनट क्या लगेगा, 600 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 6 घंटा 21 मिनट का समय लगेगा। तो आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जब एक नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या को 11/7 के अनुपात में घटता है, 11/7 के अनुपात में घटता है और उनकी मजदूरी 10/3 के अनुपात में बढ़ाता है, तो किस अनुपात में मजदूरी घटेगा बढ़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, मजदूरी और इसका जो बढ़ेगा या घटेगा, यानी किस अनुपात में बढ़ रहा है, तो 10/13 के अनुपात में बढ़ रहा है, तो कमी हो जाएगा 110/91 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 10 10 9 10 10 11 10 11 9 इस समुच्चय का मानक विचरण ज्ञात कीजिए। देखिए हमने कई बार बताया, मानक विचरण निकालने से पहले इन सभी का पहले माध्य निकालिए। माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 बट्टा कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 20 9 29 29 10 39 39 10 49 49 50 10 60 60 10 70 70 20 90 90 बट्टा 9, यानी कि इसका मान क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए हमसे मानक विचलन जब पूछे तो मानक विचलन बराबर क्या कर दीजिए, माध्य में से पहले रूट लीजिए, माध्य में से एक एक संख्या को घटा के स्क्वायर करके टोटल संख्या से भाग दीजिए, जितना टोटल संख्या 9 है। 10 में से 10 गया 0 का स्क्वायर, 10 में से 10 गया 0 का स्क्वायर, 10 में से 9 गया 1 का स्क्वायर, 10 में से 10 गया 0 का स्क्वायर, 10 में से 10 गया 0 का स्क्वायर, 10 में से 11 गया -1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 10 गया 0 का स्क्वायर, 10 में से 11 गया -1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 9 गया 1 का स्क्वायर। अब देखिए बट्टे में कितना है 9, 1 2 3 और ये 4, यानी कि रूट 4/9 यानी कि 2/3, यानी कि मानक विचलन क्या हो जाएगा 2/3 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है, वह चीनी का 1/10% लाभ पर बेचता है तथा शेष को 5% हानि पर बेच देता है। वह पूरी चीनी बेचने पर 7% का लाभ कमाता है, यानी कि ओवरऑल उससे 7% का लाभ होता है। उसमें कितने चीनी 10% लाभ पर बेची
कितने 5% हानि पे बेची है। इस तरह के प्रश्न को एकदम एलिगेशन से बनाइए। पहले को 10% लाभ पर बेचा, ओवरऑल कितना लाभ पे बेचा 7%, यहाँ पे 5% हानि पे बेचा। 10 में से 7 गया 3 और 7 में से -5 यानी कि 7 - 5 यानी कि ये हो जाएगा 12, यानी कि 3 चौके 12, 4:1 आ गया। इस 5 रेशियो का वैल्यू 50 किलो चीनी है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो इसका हो जाएगा तो 5% हानि पे 10 किलो चीनी बेचा और 10 × 40 यानी कि 40 किलो चीनी वो 10% लाभ पे बेचा है। तो ये कितना हो जाएगा 10 किलो और 40 किलो चीनी पे 50 किलो, 40 किलो 10% लाभ पे बेचा और 10 किलो 5% हानि पे बेचा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक किसान अपने इन गायों को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि एक बेटे को कुल गायों का आधा, दूसरे बेटों को कुल गायों का 1/4, तीसरे बेटों का कुल गायों का 1/5 भाग मिलता है। यदि चौथे बेटों को 7 गाय मिलता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना गाय है, मान ली n गाय है, n गायें हैं, ठीक है। पहला बेटा को कुल गायों का 1/2 देता है, दूसरे बेटे को कुल गायों का 1/4 देता है यानी कि n/4 देता है, तीसरे बेटे को कुल गायों का 1/5 देता है यानी कि n/5 देता है, और चौथे बेटे को 7 गाय देता है जो कि 7 गाय देता है जो कि n के बराबर है। बस इसका एलसीएम ले लीजिए, 2, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2 × 10 यानी कि 10n प्लस 4 × 5 = 20, 5n, 5 चौके 20 यानी कि 4n प्लस 7 दूनी 14 यानी कि 140 बराबर n। अब 10, 5, 15, 15, 4, 5, 4, 9 यानी कि 19n प्लस 140 बराबर ये उधर जाके कितना हो जाएगा 20n हो जाएगा। तो 140 बराबर ये 19n उधर जाके क्या हो जाएगा 20 में से 19 घटे तो क्या हो जाएगा n, यानी कि टोटल गायों की संख्या कितनी थी तो 140। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है x, इसे 119 से भाग देते हैं तो शेषफल रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है 19 प्राप्त होता है। इसका मतलब है ये संख्या क्या हो सकता है, इसमें इतना जोड़ देंगे तो वो संख्या हो सकता है, यानी कि ये वाले संख्या में इतना जोड़ देंगे तो वो संख्या कितना हो सकता है 119 गुना यानी कि 138। अब 138 में अगर आप 17 से भाग देंगे तो आपका कितना शेषफल बचेगा ये देखना है। अब देखिए 17 में 138 से भाग देंगे तो आपका कितना जाएगा 17 × 8 = 136 होता है, 17 × 8 = 136 यानी कि रिमाइंडर क्या बच जाएगा शेषफल 2 बच जाएगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कंप्यूटर गेम में एक निर्माता एक दीवार को 12 घंटा में बना सकता है। मान लीजिए वो ए है, ए जो है एक दीवार को 12 घंटा में बना सकता है यानी कि बनाने वाला है, जोड़ेगा ईंटा। बी जो है इसे क्या करता है यानी कि विनाशक जो है ऐसी दीवार को 20 घंटे में पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, यानी कि नष्ट करने वाला है कितना देर में 20 घंटे में, ठीक है। यदि निर्माता और विनाशक दोनों को शुरुआती स्तर पर काम करने के लिए सेट किया गया कि भाई दोनों तुम लोग काम करो, लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर निकाल दिया गया, इसको विनाशक को 12 घंटे बाद बाहर निकाल दिया गया, तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो ए की अगर क्षमता देखें तो 60/12 यानी कि 5, बी की अगर क्षमता देखें तो 60/20 यानी कि 3। अब इन दोनों को सेट किया गया कि भाई तुम लोग काम करना है, लेकिन बी को 12 घंटा बाद निकाल दिया गया। हमने कहा भाई ते 12 घंटा में निकलेगा तो 3 की एफिशिएंसी से तुम अपना 12 घंटा काम करके चल जा।
तो ये क्या किया कि बोला ठीक है भाई तुम्हारा बात मानते हैं, हम 12 3 36 काम कर देंगे। तो कितना काम हो जाएगा, टोटल 96 काम हो जाएगा। यानी ये 12 दिन जो पहले जाने वाला था 12 घंटा पहले, उस 12 घंटे का काम इससे हमने करवा लिया कि भाई कर दे, तो इसने कर दिया 36 काम, तो हमारा टोटल काम हो गया 96। अब ये जो है इस 96 काम को कितना घंटा में करेगा, तो ये चला जाएगा 19 5 5 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 19.2 घंटा आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये तो 19 घंटा टोटल हो गया। ये 0.2 आवर का मतलब हो गया कि 0.2 इंटू 60 मिनट, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12 मिनट, यानी कि 19 घंटा 12 मिनट इसे टोटल लग जाएगा। 19 घंटा 12 मिनट में ये काम को करेगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो √1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, हम जानते हैं कि 5 12 13 होता है। अगर ये 5 है ये 13 है तो ये क्या हो जाएगा 12 होगा। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि 5/13 5/12। बस 1 प्लस 5/12 इंटू 1 माइनस 5/12, ये हो जाएगा 12 5 17/12, 17/12 गुना 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा 7, 12 में से 5 गया 7/12, यानी कि ये तो 12 निकल जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा आपका, ये तो 12 1/12 निकल गया। 17 7 कितना था 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 में 7 4 11, यानी कि ये क्या हो जाएगा √119/12 कह सकते हैं। √119/12 क्या हो जाएगा √119/12, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए बी तथा सी के वर्तमान उम्रों का योग ए प्लस बी प्लस सी के वर्तमान उम्रों का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उसके उम्रों का अनुपात 1:2:3 था, यानी कि 3 का 6 वर्ष पहले देखें तो 36 18 माइनस 18 कर देंगे तो इसका उम्र कितना हो जाएगा 6 साल पहले इन लोगों का उम्र कितना होगा 72 साल होगा इन तीनों का उम्र का जो। लेकिन वो अनुपात में दिया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दिया है 1:2:3, यानी 2 1 3 3 3 6, 6 रेशियो का मान 72 है तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 12 साल हो जाएगा। जब 1 रेशियो का मान 12 साल हो जाएगा तो ये 3 रेशियो का मान 12 3 36, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये क्या हो जाएगा 12। लेकिन हमसे कह रहा है कि वर्तमान उम्र सी का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो वर्तमान उम्र में क्या जोड़ देंगे 6 साल पहले तो 6 साल बाद जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2, हाथ में 1 3 1 4 1 42, यानी कि सी का वर्तमान उम्र कितना होगा 42 साल होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा, फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों के अनुपात क्या। देखिए जिससे तुलना किया जाता है ना, तुलना वाला जो चीज़ होता है वो नीचे रहता है, तो फुटबॉल की तुलना में तो फुटबॉल कितना है 28% है और कबड्डी पसंद करने वाले कितना 22% है। तो 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 से 14 बार में कट जाएगा, यानी 11/14 अनुपात आ जाएगा 11/14। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति कितनी होगी। हमने मान लिया कि नाव की चाल को हमने x मान लिया और धारा की चाल को हमने y मान लिया, ठीक है। धारा के विपरीत जाएगा तो वो x माइनस y कितना किलोमीटर की दूरी तक 75 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय करता है। तो समय क्या लगेगा दूरी बट्टा 4।
क्या चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना, 75 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय करता है। तो 12 छक 72, 12 छक 72, 5 में से 2 गया 3 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पाँचे 60 यानी 6.2, यानी कि x माइनस वाई का मान आ गया 6.2। ये धारा के विपरीत, और धारा की दिशा में जाने में यानी कि x प्लस वाई का मान कितना लगता है, 75 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटा में तय करता है, यानी कि ये कितना देर में तय करेगा, यानी कि 10। ये क्या हो जाएगा, इसका चाल 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ घटा देते हैं, इसको इसको और इसको, ये x कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2y। हमको धारा की चाल निकालना है, -2y बराबर -10 में से 6.25 जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 3.75 बच जाएगा। यही बचेगा, ये -2y यही ना बचेगा जी, हाँ 3.75। तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3.75/2। इसे भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 साते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि इसकी चाल क्या हो जाएगी 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 को पूर्णतः विभक्त कर देगी, यानी पूर्णतः विभक्त कर देगी। अगर 3 के पावर 25 को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा 1, ये बच जाएगा 3 के पावर 1, ये हो जाएगा 3 के पावर 2 और ये आपका हो जाएगा 3 के पावर 3। बात को समझिएगा, देखिए क्या होता है a के पावर m गुना a के पावर n क्या होता है a के पावर m प्लस n। बात को समझिएगा, ये a के पावर m गुना a के पावर n यानी 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 2 27, 25 प्लस 3 28, ठीक है। 3 के पावर 25, अगर देखिए यहाँ 1 प्लस 3 के पावर 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, यानी कि 27 3 कितना हो जाएगा 27 3 30, 30 10 40। तो 3 के पावर 25 गुना 40, अगर 3 के पावर में से 1 कम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी इसमें से 3 इसमें जाके मल्टीपल हो गया तो ये 120 हो गया। अब देखिए ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है जो 120 का मल्टीपल है, यानी कि 30 जो है वही है जो इस 120 को काट सकता है, तो इसको विभक्त करने वाला 30 ही होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि यदि एक असमांतर भुज ABCD में E और F दो अनुप्रस्थ भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं तो EF क्या हो जाएगा, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB के मध्य बिंदु E और CD के मध्य बिंदु F है, ये E है और ये F है। ये E जो है ये 1/2 EB है, यानी कि E जो है 1/2 AB है। F क्या है 1/2 DC है, 1/2 DC है। अगर यहाँ से हम E और F देखेंगे तो 1/2 AB प्लस 1/2 DC होगा EF की लंबाई। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस DC, यानी कि 1/2 AB प्लस DC हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।